तो हेलो एवरीवन, इस रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज से साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न उठाएंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये जो सीरीज होने वाली है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को देखें और तब आप समझेंगे कि ये सिर्फ 1000 MCQs की सीरीज नहीं है, बल्कि ये लगभग 5000 वन लाइनर्स को भी कवर करने वाली है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपका संपूर्ण कोर्स खत्म नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, जिसमें इसकी आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर और डे 1 की ओर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज से हमारी टॉप 1000 MCQ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं, जिसमें हम भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसकी फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। तो अभी कुछ समय के लिए ये फ्री है, इसके बाद पेड हो जाएगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? आपका ऑप्शन है ए स्थैतिक, बी यांत्रिक, सी विद्युत चुंबकीय और डी अनुनादी। तो इसका आंसर आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा और लास्ट में चेक कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक तरंग। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग का एक प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है, जो कि माध्यम की गणों की गति के कारण उत्पन्न होती है। वहीं यह ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में चलती है ना, परंतु यह निर्वात में कभी भी नहीं चलती। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि ध्वनि को क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हाँ। तो ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चल सकती, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। इसमें जरूर आवश्यकता है कि इन्हें ठोस, द्रव या गैस में संचरण जरूरी है। अब देखते हैं, यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। देखिए, तरंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों का प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? आपको ऑप्शन है ए वायु, बी जल, सी कांच या डी निर्वात। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। तो प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है। अब देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है, जिसकी गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और किसी भी पारदर्शी माध्यम में इसकी गति कम हो जाती है। तो मैंने दो चीजें बताई, ध्वनि निर्वात में कभी नहीं चल सकती, जबकि प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक गति से चलती है। इन दो अंतर को आपको याद रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग अर्थात मोमेंटम होता है। आपको ऑप्शन है ए बल या वेग, बल इंटू वेग, बी वेग इंटू आयतन, सी द्रव्यमान इंटू वेग, डी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो संवेग के बारे में अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान इंटू वेग। यही क्या होता है? संवेग। आगे देखते हैं। और देखिए, तो संवेग होता रहता है m इंटू वी, अर्थात द्रव्यमान इंटू वेग। तो अगर कोई पिंड द्रव्यमान के साथ वेग कर रहा है ना, द्रव्यमान के साथ गति कर रहा है, तो वही क्या है? उसका संवेग है। तो यह एक सदिश राशि है, क्योंकि क्योंकि वेग जो है ये सदिश राशि है, इसीलिए संवेग भी क्या होगा? एक सदिश राशि, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और यह न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। जिस प्रकार से न्यूटन का गति का दूसरा नियम है F = m × a, जहां m द्रव्यमान है और a त्वरण है, ठीक उसी प्रकार m × v भी है ना, संवेग का उदाहरण है। तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य यहाँ पर आप खुद देख पाएंगे। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी तांबा, सी टंगस्टन या डी सिल्वर। तो बताइए भाई, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। चलिए देखते हैं, टंगस्टन जिसे W से दर्शाया जाता है, इसका गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3422 अर्थात 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात बहुत अधिक होता है। और यह उच्च ताप पर चमकता है, लेकिन कभी गलता नहीं है। इसलिए आप विद्युत बल्बों में देखे होंगे, यहाँ पर टंगस्टन आप देख पा रहे हैं, है ना, जिसका गलनांक कुछ होता है, इसलिए विद्युत बल्बों में क्या लगाया जाता है? टंगस्टन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए हर्ज, बी डेसिबल, सी न्यूटन या डी वाट। तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है।
और 0 डेसिबल को सुनने की न्यूनतम सीमा माना जाता है। मतलब 0 डेसिबल में आप कुछ भी चीजें नहीं सुन सकते। चलिए आगे हम देखते हैं कि आखिर किस किस सीमा में कितने कितने डेसिबल में व्यक्ति की आवाज कैसी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे 0 डेसिबल में, है ना, आप सुन ही नहीं सकते। और जब हम फुसफुसाते हैं या सांस लेते हैं तो 10 डेसिबल में, है ना। और 20 डेसिबल में जैसे पत्तियों का सरसराहट होता है वो 20 डेसिबल होता है। 30 डेसिबल में एकदम धीरे धीरे बात करना, फुसफुसाहट 30 डेसिबल में होता है। 40 डेसिबल में रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा, उसमें 40 डेसिबल की वैल्यू होती है ना। और फिर 50 डेसिबल बरसात का पानी 50 डेसिबल का होता है। अगर आप बातचीत करते हैं नॉर्मल तो ये 60 डेसिबल में। और कार की आवाज आप देखें तो 70 डेसिबल में। वहीं ट्रक की आवाज ये 80 डेसिबल में। हेयर ड्रायर देखिए, हेयर ड्रायर अगर आप यूज करते हैं तो इसकी आवाज होती है 90 डेसिबल। हेलीकॉप्टर अगर आपने देखा होगा तो इसका होता है 100 डेसिबल। ट्रॉम्बोन, जो ट्रॉम्बोन ये म्यूजिक आइटम आपने देखा होगा जो बजाते हैं ना शादी ब्याह में, तो इसका होता है 110 डेसिबल। वहीं पुलिस सायरन आपने देखा ही होगा तो 120 डेसिबल होता है इसका। अब जेट इंजन आपने देखा होगा तो इसका 130 डेसिबल। वहीं फायरवर्क्स या रॉकेट लॉन्चर का 140 डेसिबल होता है। इस प्रकार से अलग अलग जो पदार्थ है, अलग अलग वस्तुएं हैं, सबका क्या है, अलग अलग डेसिबल में ध्वनि का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंस का प्रगामी गुणांक अर्थात फोकल लेंथ इसमें मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए मीटर में, बी न्यूटन में, सी हर्ज में और डी वॉट में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर में। तो लेंस का प्रगामी गुणांक या फोकल लेंथ मीटर में नापा जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले ही मैं बता दूं कि आखिर फोकल लेंथ क्या है। तो लेंथ की फोकल लंबाई या फोकल लेंथ, जिसे फोकस लंबाई भी कहा जाता है, लेंस के केंद्र से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी है ना। इसे आमतौर पर मिलीमीटर में भी मापा जाता है और यह एक महत्वपूर्ण मान है जो लेंस की विशेषता बताता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा का ये लेंस का सेंटर है। अब यहाँ सेंसर लगा हुआ है, सामने में वस्तु रखी है ना। अब इसके आधार पर आप देखते हैं कि विशेष रूप से देखने के कोण और लेंस द्वारा कैप्चर किए गए क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ पर जैसे वस्तु यहाँ है, कैमरा का यह सीन है ना, सेंसर है, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। तो वस्तु का इमेज कैसा बन रहा है यहाँ पर, उल्टा सेंसर में, है ना। तो यहाँ से लेकर इस फोकस बिंदु की तक की दूरी क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फोकल लेंथ का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। इसे परावर्तन अपवर्तन गुण समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कि कैसे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और अपवर्तन। तो इस प्रकार से फोकल लेंथ की सारी जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम या डी वाट। तो विद्युत धारा की इकाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर होता है। तो एम्पियर, एम्पियर क्या होगा, है ना, इसका इकाई होता है। तो धारा के बारे में हम जानते हैं, तो धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, इसी को बोलते हैं क्यू अपॉन टी, है ना। तो आई को हम धारा से दर्शाएंगे, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये होता है। और एम्पियर एसआई इकाई है। तो एसआई मात्रक, देखिए मात्रक भी अब अनेक प्रकार के होते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। तो ये जो है धारा का एसआई मात्रक है, एम्पियर है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप क्यू, क्यू क्या है, आवेश है, और समय क्या है, टी। तो एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वही क्या है, धारा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब ओम का नियम किस पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन है ए शक्ति पर, बी प्रतिरोध पर, सी वोल्टता पर या डी सभी पर। तो ओम का नियम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी पर आधारित होता है। अर्थात ये शक्ति पर भी, प्रतिरोध पर भी, वोल्टता पर भी निर्भर करता है। आइए देखते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर V वोल्ट है, I धारा है और R प्रतिरोध है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर R को ले लूं और V के नीचे में I ले जाऊं, है ना, तो ये नया फॉर्मूला हो गया। तो R बराबर क्या होता है, वोल्ट अपॉन I। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। आपका ऑप्शन है ए सेकंड में, बी हर्ट्ज में, सी न्यूटन में या डी एम्पियर में। तो ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आप किस में मापेंगे, हर्ट्ज में मापेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकंड होता है। अब सॉरी खराश भी आ रही है। तो एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकंड होता है। अब श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, जिसे हम सामान्य कानों से सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये श्रव्य ध्वनि के अंतर्गत है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी जूल या डी लेवोजियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूल में। ठीक है, तो जूल ने क्या दिया है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं, तो इसके अनुसार ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न की जाती है, इसका सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। वहीं जूल ने यांत्रिक उष्मातुल्यता को सिद्ध किया है। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर केमिकल ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि हम सेब खा रहे हैं, सेब खाने से हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा है। तो रासायनिक ऊर्जा का किस में परिवर्तन हुआ, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, आप साइकिल चला रहे देख पा रहे हैं। वहीं जैसे हम प्लग इन करते हैं तो लाइट चालू होता है, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का किसमें रूपांतरण हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे इस टॉर्च का देखें तो सेल बैटरी लगाएं उसमें तब टॉर्च चालू होता है, तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, प्रकाशीय ऊर्जा से। इस प्रकार से आप सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे लाइट प्रकाश द्वारा क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो लाइट प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का किसमें चेंज हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 हमने टोटल क्या देखे, फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे है ना, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस देखे। अब हम आगे आते हैं, रसायन में आते हैं। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए H2, बी H2O, सी HO2 या डी H2O2। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है। तो देखिए जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, आप ये देख सकते हैं। इसका अनुपात हमेशा समान होता है ना, इसीलिए ये यौगिक है। और जिसका भी अनुपात समान होता है वो यौगिक कहलाते हैं। इसे मैंने अपने क्लास में बताया है, आप क्या है उस क्लास को देखते नहीं थे, इसलिए मुझे ये सीरीज लानी पड़ी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह ध्रुवीय यौगिक होता है और एक उत्कृष्ट विलायक है। तो विलायक विलेय के बारे में मैंने सारी चीजें बताई हैं, है ना। ये उत्कृष्ट विलायक है, आपको याद रखना है। इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो पीएच वैल्यू के बारे में बता दूं, अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, और जिसका 7 है वो उदासीन होता है, मतलब तटस्थ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पीतल ब्रास है ना, किसका मिश्र धातु है। आपका ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी लोहा और कार्बन, सी तांबा और टीन, डी जस्ता और टीन। तो बताइए भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछा गया था। अब नोट्स है, पीतल एक मिश्र धातु है मुख्यतः जो सजावटी और विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होती है। इसमें लगभग 70% क्या होता है, तांबा कॉपर, और 30% क्या होता है, जस्ता अर्थात जिंक होता है। ठीक है, तो कॉपर प्लस जिंक क्या बनाएगा, पीतल। और यहाँ पर तांबा कितना होगा, 70%, वहीं जिंक कितना होगा, 30%। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अब मिश्र धातु और उनके घटक को हम आखिर याद कैसे करेंगे। जैसे कांसा की मैं बात करूं तो कांसा को आप याद रखना है टीता से, टीता। तो टी से हो जाएगा टीन और ता से हो जाएगा तांबा, अर्थात कांसा टीन और तांबा का मिश्र धातु है। ठीक इसी प्रकार से पीतल के बारे में मैंने बताया कि पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है पिताजी। तो पी से आपको याद आ जाएगा पीतल, ता से आपको याद आ जाएगा तांबा, और जी से आपको याद आ जाएगा जिंक। तो इस प्रकार से आप मिश्र धातु को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण किस विधि से होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने उसमें पढ़ाया है भैया, आपने देखा ही नहीं। फिर देखते हैं ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी आसवन, सी संघनन या डी वक्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा आसवन विधि से, है ना। तो पेट्रोलियम का परिष्करण आसवन विधि से किया जाता है। तो पेट्रोलियम में विभिन्न घटक होते हैं जिनकी वाष्पन बिंदु अलग अलग होती है। देखिए अलग अलग टेम्परेचर पे जैसे जैसे उसको गर्म करते हैं हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि मैं इसे सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करता हूं तो हमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन मिलते हैं, जो हम एलपीजी जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं ना उसमें यही मिलता है। तो अगर हम पेट्रोलियम को 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें ना तो ब्यूटेन प्रोपेन मिल जाता है। अगर इसे 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो पेट्रोल मिल जाता है। वहीं ताप और बढ़ाएं, 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो केरोसिन मिलेगा, 300 डिग्री सेल्सियस पर डीजल मिलेगा, 370 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूल ऑयल मिलेगा, और वहीं 400 डिग्री सेल्सियस पर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, पैराफिन वैक्स मिलेगा, है ना। इस प्रकार से अलग अलग ताप पर पेट्रोलियम अलग अलग प्रोडक्ट देता है और इसे आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है ए दोनों प्राकृतिक होते हैं, बी साबुन क्षारीय होते हैं, डिटर्जेंट अम्लीय होते हैं, सी डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करते हैं, और डी दोनों एक ही हैं।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करते हैं, क्योंकि अंतर पूछा है, ऊपर के दो समानता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि साबुन सोडियम और पोटेशियम से बने लॉन्ग चेन फैटी एसिड अर्थात लंबी श्रृंखला युक्त वसी अम्लों से बने होते हैं, ठीक है। और वहीं डिटर्जेंट कृत्रिम होते हैं जो कि हार्ड वाटर में भी कारीगर होते हैं। तो जल के भी दो प्रकार होते हैं, एक मृदु जल और एक कठोर जल। जो साबुन में आसानी से झाग दे देता है वो क्या है, मृदु जल, और झाग नहीं देता वो कठोर जल। तो डिटर्जेंट क्या है, कठोर जल में भी अच्छे झाग देते हैं। तो जब कठोर जल, जहाँ के एरिया में कठोर जल होता है वहां पर डिटर्जेंट का यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन में कौन से आयन अधिक होते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए OH माइनस, बी H प्लस, सी Na प्लस, यस डी Cl माइनस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H प्लस, जो कि आर्हेनियस के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं कि आर्हेनियस का सिद्धांत क्या करता है, जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है वो अम्ल, और जो जल में घुलकर OH माइनस देता है वो क्या है, क्षार है। तो अम्लीय क्या देगा, H प्लस। तो अम्ल का pH वैल्यू क्या होता है, हमेशा 7 से कम, और 7 से अधिक वाला क्या है, क्षार होगा, और जिसका 7 होगा वो न्यूट्रल या तटस्थ होगा। ये जल में घुलने पर क्या देता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है, वहीं क्षार क्या करेगा, OH माइनस देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के व्यवहार को समझने के लिए किस नियम का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए न्यूटन का नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी डाल्टन का नियम, या डी बर्नौली का नियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम बताता हूं मैं, तो क्या होता है, स्थिर दाब पर जब गैस का आयतन तापमान के साथ सीधे अनुपात में होता है, जब दाब हम स्थिर रखें तो आयतन और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा आयतन भी बढ़ेगा, या आयतन बढ़ेगा तो ताप बढ़ाएंगे, इस प्रकार से एक दूसरे के समानुपाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है भाई। आपको ऑप्शन है ए परमाणु संख्या, बी द्रव्यमान संख्या, सी न्यूट्रॉन संख्या, या डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या। चलिए देखते हैं, तो परमाणु संख्या यही होती है प्रोटॉन की संख्या, और यही होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ये मैंने परमाणु की क्लास में पढ़ा है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मैं कार्बन परमाणु को लेता हूं, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 6। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि प्रोटॉन कितने हुए, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ये भी क्या हो गए, 6। और इसके ऊपर में जो लिखा होता है ये परमाणु भार है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार का योग होता है, यही क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो जैसे इसका जस्ट डबल के आसपास ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो भार में अंतर है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जस्ट डबल के आसपास ही होता है। तो 6 का डबल 12 इसका परमाणु भार है, ठीक है। अब यह तत्व की पहचान निर्धारित करती है क्या, परमाणु क्रमांक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए ताप मापने के लिए, बी अम्ल या क्षारीयता मापने के लिए, सी गैस पहचानने के लिए, या डी जल का ताप मापने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए। चलिए देखते हैं, यहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अम्लीयता और क्षारीयता मापने की पद्धति, जैसे मैं बताता हूं, अगर 7 में आया तो ये क्या होगा, न्यूट्रल। यदि 1 से 2 के बीच में है तो वेरी एसिडिक, मतलब अति अम्लीय। और वहीं ये होगा 3 से लेकर 6 के बीच में लेते हैं तो स्लाइटली एसिडिक होता है ना, मतलब कम मात्रा में। वहीं यहां पर हम लेते हैं, अगर 8 से लेकर 12 तक लेते हैं, है ना, 8 से लेकर 12 तक लेते हैं तो ये क्या होता है, स्लाइटली एल्काइलाइन, मतलब क्षारीय होता है। वहीं अति क्षारीय 13 से 14 के बीच में अगर आता है तो ये अति क्षारीय होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो इंडिकेटर है उसका यूज अम्ल और क्षारीयता मापने के लिए यूज होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर रंग परिवर्तन के द्वारा पीएच बताता है, वहीं पीएच स्केल 0 से 14 के बीच में होता है, ये याद रखना है आपको, पीएच स्केल कहां तक होता है, 0 से 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का संरक्षण किसने बताया। आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी लेवोजियर, सी बोर्स, या डी रदरफोर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेवोजियर ने, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का संरक्षण किसने दिया, लेवोजियर ने दिया। लेवोजियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अब इसने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट, ठीक ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर यह काम, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का पीएच मान क्या होता है, मैंने बार बार बताया है। आपका ऑप्शन है पहला 0, बी 7, सी 14, या डी 1। जल का पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। चलिए
7 का मतलब होता है तटस्थ, मैंने बताया 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। बता बता के थक चुका हूं। अब चलिए हम और अदर तथ्यों चीजों का पीएच वैल्यू देखते हैं, जो कि क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है भैया। मैंने कहा है ना 30 एमसीक्यू में मैं 100 एमसीक्यू के बराबर वन लाइनर दूंगा, जो कि आप खुद देख पाएंगे कि 1000 एमसीक्यू की सीरीज में आपको 5000 वन लाइनर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल का पीएच मान कितना होता है भैया, 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। वहीं मानव रक्त का पीएच मान 7.4। केला बनाना का पीएच मान 4.5 से 5.2। टमाटर का पीएच मान 4.5। नींबू का पीएच मान 2.4। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 के मध्य। शराब जो दारू पीते हैं ना उसका कितना होता है, 2.8। मानव मूत्र अर्थात यूरिन का कितना होता है, 4.8 से 8.4। वहीं समुद्री जल सी वाटर का कितना होता है, 8.5। आपको इसे याद रखना है। देखिए सर्वाधिक पीएच मान यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्री जल का। ठीक है, तो अति क्षारीय होता है, नमक नमक लगता है ना जब नहाते हो तो। अब आते हैं हम बायोलॉजी की ओर, जीव विज्ञान की ओर। ठीक है, इस प्रकार से 10-10 की सीरीज हम करके चले ना, तो कब हमारे तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। हम देखते हैं मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। आपको ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी हीमोग्लोबिन, सी लवण या डी प्रोटीन। तो मनुष्य में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व अर्थात क्या होता है, आयरन होता है, जो ऑक्सीजन से मिलकर क्या देता है, लाल रंग, फेरिक ऑक्साइड बनाता है भैया। ठीक है, और यही लाल रंग क्या है, हीमोग्लोबिन। तो यह आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पाचन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कहां पर पूर्ण होती है, अर्थात पाचन की प्रक्रिया कहां होती है। तो आपका ऑप्शन है ए अमाशय, बी यकृत, सी छोटी हाथ और डी बड़ी आंत। तो आपका आंसर हो जाएगा पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो छोटी आंत में एंजाइम्स द्वारा अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, और यह कितनी लंबी होती है, तो यह 6 मीटर लंबी होती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए ये संरचना आप देख पाएंगे, ये 6 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन से संबंधित क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस क्या होती है, अवशोषित होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि पेड़ ज्यादा लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा, है ना, तभी पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं और इस प्रकार से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया क्लोरोफिल के कारण होती है। देखिए पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही इनका रंग क्या होता है, हरा होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मददगार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं भैया। तो आपका ऑप्शन है ए 46, बी 42, सी 44 या डी 40। बताइए भैया कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46, या फिर इसी को बोलते हैं 23 जोड़े, 23 जोड़े, 23 पेयर्स, है ना। 23 दूनी 46 हुआ ना। तो चलिए 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसमें से ये गुणसूत्र ही होते हैं जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं, अर्थात बताते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। ठीक है, इसमें एक जोड़ा लिंग निर्धारण, इसमें एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। जैसे अगर एक्स एक्स जोड़ा बनता है ए और एक्स वाई जोड़ा बनता है तो ये क्या होगा, मेल होगा, है ना, पुरुष होगा। वहीं एक्स एक्स मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल बनाते हैं, अर्थात स्त्री बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, किस अंग से निकलता है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी अग्नाशय, सी वृक्क या डी अमाशय। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित रखता है और इसकी कमी से क्या होती है, मधुमेह होती है। डायबिटीज जानते हैं ना, डायबिटीज होगी ये भी मेरे को शक्कर नहीं खाना है, तो मधुमेह की बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है। तो चलिए अग्नाशय के कार्य देख लेते हैं भैया। अग्नाशय ऐसे एंजाइम को पैदा करता है जो छोटी आंत में भोजन को पचाने में मदद करता है। तो मैंने बताया था कि छोटी आंत भोजन पचाने का काम करता है, लेकिन उसकी मदद कौन करता है, तो ये एंजाइम कौन पैदा करता है, अग्नाशय। अब आगे देखते हैं डीएनए की खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है ए वॉटसन और क्रिक, बी न्यूटन, सी डार्विन या डी मेंडल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज वॉटसन और क्रिक ने की थी।
और कब की थी? तो सन 1953 में, जिसमें डबल हेलिक्स संरचना, देखिए कुंडलीनुमा संरचना, ये आप देख पा रहे होंगे, इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर समूह को खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन है ए लैंडस्टीनर, बी पाश्चर, सी फ्लोमिंग या डी हुक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर। तो रुधिर रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। तो ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज इन्होंने की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी यकृत, सी वृक्क या डी पीयूष ग्रंथि। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है ना, जिसे लीवर कहते हैं। तो लीवर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्तरस बाइल जूस बनाता है और अपशिष्ट को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है भैया? तो आपका ऑप्शन है ए फ्लोएम, बी फाइलम, सी जाइलम या डी ट्रैकिड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम। तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिजों का परिवहन जड़ से पत्तियों तक करता है। देख सकते हैं ये जड़ है, तो जड़ से पत्तियों तक जाइलम क्या है? जल का परिवहन कराता है। यह डेड टिश्यू होता है, मृत ऊतक होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक हार्डेस्ट टिश्यू कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए हड्डी, बी दांत, सी त्वचा, डी नाखून। इसमें मोस्टली लोग गलत करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भैया? सबसे कठोर ऊतक दांत का होता है। कैसे? चलिए बताते हैं। तो दांतों का बाहरी भाग इनेमल से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है ना। ये इनेमल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा दांत में व्हाइट वाला लेयर होता है ना, वही है इनेमल। जो रियल दांत है वो तो अंदर होता है, इसमें रूट पाया जाता है, रूट। जब आपका दांत सड़ता है ना, तो रूट कैनाल की प्रक्रिया की जाती है डॉक्टर्स द्वारा। तो ये सबसे पहले इस इनेमल को मशीन द्वारा तोड़ते हैं, जो कि बहुत हार्ड होता है, इसलिए मशीन ड्रिल की जाती है। ठीक है, और आसानी से इसमें होल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। और इसके अंदर जब यहाँ पर से पल्प को निकाला जाता है ना, उसके द्वारा ही रूट कैनाल होता है, तब आपका दर्द खत्म होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मैंने कोशिश की है कि टॉप 30 क्वेश्चन ही आज ला पाया, और इस प्रकार से मैं आगे 1000 क्वेश्चन लगभग कराने वाला हूँ। और मैंने पहले ही कहा था कि इस 1000 क्वेश्चन में आप 5000 एमसीक्यूज की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, 5000 वन लाइनर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने पूरे कंटेंट को अच्छे से व्यवस्थित करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया है और कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में भी बोलो कि अगर अच्छी लगी तो हाँ बोलो, नहीं लगी तो ना बोलो यार। नहीं लगी होगी तो मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, आपको क्वालिटी कंटेंट देने की और ज़्यादा कोशिश करूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और टेलीग्राम की चैनल के लिंक चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगी, तो यार सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।